दोस्तों वंदे मातरम। सो आज का टॉपिक है कि ब्रह्म श्राप द्वारा संतानहीन योग बनना या संतान की मृत्यु हो जाना। तो अब यहाँ पर ब्रह्म श्राप से क्या अभिप्राय समझते हैं आप? क्या ये ब्राह्मणों के द्वारा दिया गया श्राप है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। इसका अभिप्राय जो राइटर है, इसका लिखने का जो अभिप्राय है, जो मैंने डिकोड किया है, किसी भी स्पिरिचुअल व्यक्ति द्वारा दिया गया कर्स, श्राप। ये मैटर नहीं करता है कि वो व्यक्ति विशेष किस जाति से संबंध रखता हो। इसलिए हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि हमें किसी का कर्स नहीं लेना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। तो ये हर एक के व्यक्ति विशेष पर लागू होती है बात कि ये जो श्राप है ये किसी भी व्यक्ति विशेष द्वारा दिया जा सकता है। ये कर्स जिसकी मैं बात कह रहा हूँ, चाहे वो व्यक्ति स्पिरिचुअलिज्म से कनेक्शन में हो या उसका कोई कर्स निकलता हो, या आपने किसी व्यक्ति विशेष ने उस जातक की संतान के प्रति कोई हानि की हो, तो इसके जो कॉम्बिनेशंस निकल कर आते हैं, उपाय क्या होंगे, हम लास्ट में जाएंगे। आज ये 7th सीरीज़ है। कुछ व्यूअर्स पहली बार भी देख रहे होंगे। ये जो पहली बार देख रहे हैं वो आप लोग पुराने जितनी भी सीरीज़ है उसमें जा सकते हैं, जिसमें हम हर तरह के श्राप को कवर कर रहे हैं कि किन योगों की वजह से संतान नहीं होती और उसके लिए क्या उपाय होते हैं, और ऐसे कौन से उपाय हैं जिन उपायों के करने से IVF की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, नेचुरोपैथी से ही नॉर्मल कंसीविंग हो जाती है। तो पहला कॉम्बिनेशन है, बुक मैंने बता दी थी आप लोगों को, बृहत्पराशर होरा शास्त्र पार्ट 2। तो पहला कॉम्बिनेशन जो दिखाई देता है, देखिए इसमें कनेक्शन हमेशा ही जुपिटर के साथ बनेगा, बिकॉज जुपिटर इज़ ए लॉर्ड ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, ऑफ ब्रह्म। तो जुपिटर को ब्रह्म से कनेक्ट किया जाता है। तो पहला कनेक्शन दिखाई देता है यहाँ पे 7 पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला कनेक्शन की राहु का 9वीं या 12वीं राशि में होना, 9वीं या 12th साइन। काल पुरुष कुंडली में 9वीं और 12th साइन जुपिटर के होते हैं। तो इन राशियों में अगर राहु चला जाए और इसके साथ साथ पंचम में गुरु, मंगल और शनि तीनों का होना, मतलब कि गुरु को मंगल और शनि जब दोनों पीड़ित करें, इसके साथ साथ नवमेश का अष्टम घर में चले जाना, तो ये एक पूरा एक कनेक्शन बना। जब ये योग बनेगा तो ये ब्रह्म हत्या का दोष बनता है, या किसी स्पिरिचुअल व्यक्ति द्वारा कोई कर्स का योग, जिसकी वजह से संतान कष्ट होता है, संतानोत्पत्ति नहीं होती है। अब दूसरा योग क्या है? कुछ ऐसे योग भी हैं, इसमें कई लोगों ने पढ़े भी होंगे, जिसमें समझ नहीं आए होंगे, उनको भी हम आगे वालों को बहुत सिंप्लीफाई करेंगे। सेकंड योग है कि नवमेश का पंचम घर में चले जाना। अभी अगेन यहाँ पर 9th लॉर्ड तो कोई भी हो सकता है, लेकिन देखिए नवमेश 9th हाउस के साथ ही तो कनेक्शन बन रहा है। 9th जो हाउस है या राशि है काल पुरुष में जुपिटर के साथ कनेक्शन, तो नवमेश का पंचम घर में चले जाना और पंचमेश अष्टम में, मतलब पंचमेश जो भी प्लैनेट होगा पंचम घर का स्वामी, वो प्लैनेट अष्टम घर में गुरु, मंगल और राहु के साथ हो, तो ऐसा रेयर कॉम्बिनेशन बनता है, प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन। अब तीसरा योग है नवमेश का नीच होना, 9th हाउस के स्वामी का नीच हो जाना, और बाहर में घर के स्वामी का पंचम घर में चले जाना, और वो भी राहु से या तो एसोसिएशन या राहु से दृष्टि। तो राहु से दृष्टि कैसे हो सकती है? द्वादशेष पंचम में जब चला जाए, या तो राहु स्वयं पंचम घर में होगा, या तो लगन में होगा, 5वीं दृष्टि वहाँ से होगी, या तो 11वें घर में होगा, या तो राहु भाग्य स्थान जो कि 9वीं स्थान होता है उसमें बैठा होगा। अब चौथा कॉम्बिनेशन, गुरु नीच राशि में हो, गुरु की नीच राशि होती है मकर, और राहु लगन में या तो पंचम में हो,
लगन या तो पांचवें घर में कहीं पर भी, और पंचमेश पांचवें घर का जो स्वामी है वो छठे आठवें 12वें घर में चला जाए तो ये भी एक योग बनता है। तो 4 योग तो हमने डिस्कस कर लिए। अब 5वां योग डिस्कस करेंगे जिसमें कि सिंपल है, बहुत सिंपल है। पंचमेश होकर गुरु अष्टम में पाप युक्त हो। मतलब गुरु का पंचमेश होना किन किन कंडीशन में होगा, या तो ये सिंह लगन की कुंडली में, या तो वृश्चिक लगन की लियो एसेंडेंट, या तो स्कॉर्पियो एसेंडेंट की कुंडली में पंचमेश एक तरफ धनु राशि आएगी और वृश्चिक लगन की बात करें तो पंचम में मीन राशि आएगी। तो इन दोनों का स्वामी गुरु ही बनते हैं। तो गुरु का अष्टम घर में पाप युक्त होना, और पाप युक्त कैसे हो सकते हैं, या तो पाप कारत्री योगा से पीड़ित हों, या तो गर्म ग्रहों का प्रभाव हो, राहु मंगल सूर्य ये दृष्टि दें, या तो केतु का भी एसोसिएशन वो तो आ ही जाएगा किसी न किसी एंगल से। अगर राहु होगा तो सामने केतु बैठा होगा, या केतु या राहु कहीं और भी हो, केतु की या राहु की कोई दृष्टि हो पंचम नवम या सप्तम, तो भी ये योग बनता है। अगर ये ना बने तो, अथवा देखिए ये अपने आप में एक कॉम्बिनेशन बनता है। अगर ये ना बने तो पंचमेश सूर्य चंद्रमा के साथ अष्टम में स्थित होना, और ये किस कॉम्बिनेशन में बनेगा, मेष लगन की कुंडली में सूर्य पंचमेश होंगे, सिंह राशि के स्वामी अष्टम घर में चले जाएंगे चंद्रमा के साथ, तो चंद्रमा यहाँ पर वृश्चिक राशि के नीच के होंगे। तो ये भी एक योग बनता है। अब ये हो गए हमारे पास 5 योग। अब छठा योग। छठे योग में शनि के, अब यहाँ पे आप लोग लाइन पढ़ भी रहे होंगे, इसमें लिखा है कि देखिए ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स लाइन है, कई लोगों को समझ में नहीं आएगी किताब में। ये पेज नंबर 870। शनि के नवांश में शनि के साथ गुरु व मंगल हो तथा पंचमेश द्वादश में हो। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो लास्ट वाला जो सेंटेंस है पंचमेश द्वादश में हो, ये तो बहुत सिंपल है। ये लगन कुंडली की बात हो रही है कि लगन कुंडली में 5वें घर के स्वामी 12th हाउस में चले जाए। अब पहले 4 कीवर्ड को आप छोड़ दीजिए शनि के नवांश में, इसको आप अभी फिलहाल छोड़ दीजिए। आगे की लाइन है शनि के साथ गुरु व मंगल हों। शनि के साथ गुरु और मंगल दोनों का होना कुंडली में किसी भी घर में, और पंचमेश का द्वादश में होना, तो ये एक योग बना। और साथ में अब बात आती है नवांश की। नवांश में कैसे देखेंगे, ये कहता है शनि के नवांश में, मतलब शनि की जो राशियां हैं वो बनती हैं मकर और कुंभ। अगर इन राशियों में नवांश कुंडली में शनि के साथ गुरु और मंगल भी चले जाएं तो ये पूर्ण योग तभी माना जाएगा ये। तो इसलिए थोड़ी सी लाइन ये कॉम्प्लिकेटेड है। अब 7th योग आता है लास्ट वाला, जिसमें लगन में शनि और गुरु दोनों का विराजमान होना, और नवम में राहु का होना, मतलब 9th हाउस में राहु का एसोसिएशन। ये एक पूरा योग बन गया। अगर ये कॉम्बिनेशन ना बने तो इसमें लिखा है अथवा द्वादश में गुरु हो, लेकिन ये लाइन कंप्लीट नहीं है। इसका मतलब है कि 12th हाउस में 12वें घर में राहु और गुरु दोनों का होना, ये अपने आप में एक योग बन जाता है। गुरु और राहु जिस व्यक्ति विशेष की कुंडली में अगर 12th हाउस में चले जाएंगे तो भी ये ब्रह्म शाप से संतानहीन योग बनता है। अब उपाय क्या है, किताब में लिखे हुए हैं, आप गूगल आउट भी करेंगे। जो मैं कुछ कॉम्बिनेशन बताऊंगा, इसमें 2 तरह के व्रतों का प्रमाण है और कुछ डोनेशंस। चंद्रायण व्रत थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। जो लोग चंद्रायण का व्रत ना कर सकें, जो कि बेहतरीन रिजल्ट्स देखे गए हैं, और जो मेरे
पर्सनल जो मैंने केसेस देखे हैं लाइफ में, जिनको मैंने कंसल्टेशन दी है, मैं हमेशा ही चंद्रायण का व्रत बताता हूँ। थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है, अगर चंद्रायण का व्रत कोई अगर ना कर सके तो जो व्रत किताब में दिया हुआ है ब्रह्मकुर्च व्रत, इसमें 2-3 प्रोनाउंसिएशन है इसके। ब्रह्मकुर्च व्रत भी कहते हैं इसको, तो ब्रह्मकुर्च व्रत भी किया जा सकता है, जो कि थोड़ा सा सिंपल होगा। और इसके साथ साथ अगर किसी विद्वान को वेदों का डोनेशन दिया जाए, किताबें जैसे वेदों से संबंधित ऋग्वेद, सामवेद एट्सेट्रा, ज्योतिष की किताबें, या तो कर्म कांड की किताबें, या डिवाइन साइंस से रिलेटेड कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड, या तो लाइफ से रिलेटेड कोई भी जो बुक्स होती हैं स्पिरिचुअलिज्म की, अगर वो किसी डिवाइन साइंस से जुड़े हुए व्यक्ति को डोनेट की जाएं तो भी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। मतलब ये वन ऑफ द रेमेडी है, लेकिन इसके लिए चंद्रायण या तो ब्रह्मकुच व्रत का करना ज़रूरी है। तो दोस्तों ये सिंपल उपाय हैं, और इसके बाद हम पत्नी शाप के योग का भी विश्लेषण करेंगे इसके बाद। और अभी आप अपनी कुंडलियाँ निकाल लीजिए, जो मैंने कॉम्बिनेशन बताए हैं आप चेक कीजिए कि क्या आपको ब्रह्म शाप का योग तो नहीं बनता है आपकी कुंडली में। बनता है तो आप ये उपाय कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।